हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से चैनल राजीव मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस में। आइए आज स्टार्ट करते हैं कक्षा 9 और 10 के लिए एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है जो कक्षा 9 में भी है और 10 में भी है, वृत्त, सर्किल। इसकी सामान्य जानकारी आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। आइए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों आज का क्लास। वृत्त, सर्किल। वृत्त एक सामान्य परिचय। वृत्त के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि वृत्त क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होती है, परिधि क्या होती है और भी बहुत कुछ जानते हैं इस वीडियो के बारे में। इस टॉपिक के बारे में देखिए, स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा वृत्त, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं CIRCLE, सर्कल। प्यारे बच्चों, वृत्त की जो परिभाषा होती है, आपने देखे होंगे माताएं बहनें जो हाथों में कंगन पहनती हैं, चूड़ियां पहनती हैं, साइकिल के जो रिम होते हैं उनका आकार वृत्त के आकार जैसा होता है। इसकी परिभाषा होती है कि एक वृत्त उन असंख्य बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जो एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो। जैसे मान लीजिए एक कोई स्थिर बिंदु है O, अब इससे समान दूरी पर ये असंख्य बिंदुओं का बिंदुपथ है। असंख्य बिंदुओं का बिंदुपथ इस तरीके से एक वृत्त बना लेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, ये O जो है वो एक स्थिर बिंदु है और ये छोटे छोटे जो बिंदु हैं, इन सभी बिंदुओं की O बिंदु से दूरी, चाहे हम इस बिंदु की निकाल लें या इस बिंदु की दूरी नाप लें या इस बिंदु की दूरी नाप लें, इन सभी बिंदुओं की दूरी समान है। अगर मान लीजिए किसी बिंदु की दूरी कम होगी तो वो वृत्त के अंदर होगा और किसी बिंदु की दूरी ज्यादा होगी तो वृत्त के बाहर होगा। ऐसी कंडीशन में इनका जो पथ होगा वो एक समान नहीं होगा। तो इसकी परिभाषा बनेगी वृत्त की, वृत्त उन असंख्य बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जो एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो, वृत्त कहलाता है। एक बार रिपीट करते हैं इस परिभाषा को। वृत्त उन असंख्य बिंदुओं का, असंख्य बिंदु, ये देखिए छोटे छोटे बिंदु और बहुत सारे छोटे छोटे बिंदु हो सकते हैं। असंख्य बिंदुओं का पथ मानी मार्ग, ये एक ही मार्ग में है। कौन सा एक ही मार्ग? इस O स्थिर बिंदु से ये जो पथ है बिंदुओं के वो बराबर दूरी पर है। अच्छा, इस स्थिर बिंदु को क्या कहते हैं? वृत्त का केंद्र कहते हैं। तो ये वृत्त हो गया एक, ये वृत्त हो गया, ठीक है ना। मैं समझता हूं आप वृत्त के बारे में समझ गए होंगे। वृत्त उन असंख्य बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जो एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित हो। इस स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। स्थिर बिंदु को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? ये स्थिर बिंदु हो गया, स्थिर बिंदु,
इसको क्या बोलेंगे, हम केंद्र बोलेंगे। स्थिर बिंदु को क्या बोलेंगे बच्चों, केंद्र। इसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारा परिधि। दूसरा टॉपिक है बच्चों परिधि। परिधि क्या होती है, आप ये देख रहे हैं, ये गोल चक्र का ये डॉटेड डॉटेड, इसकी जो लंबाई होगी यही हमारी परिधि होगी। तो ये जो गोल चक्र का है, इसकी टोटल लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है, परिधि बराबर होता है 2 पाई और आर। ये वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है। अब आपको बताते हैं एक बात कि त्रिज्या क्या होती है। अगला टॉपिक हमारा त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, इसे रेडियस बोलते हैं। यदि हम वृत्त के, जैसे ये मान लीजिए कोई हमारा एक वृत्त है, कोई एक वृत्त है ये, अगर इसके केंद्र को परिधि के किसी भी बिंदु को मिला दें, केंद्र O को और परिधि के किसी भी बिंदु को मिला दें, चाहे ऐसे मिला दें, चाहे ऐसे मिला दें, चाहे ऐसे मिला दें, तो ये जो दूरियां हैं यही वृत्त की त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या होगी। और वृत्त की त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों। तो आप एक देखिए बात कि अब बात आती है बच्चों कि एक वृत्त में सर कितनी त्रिज्याएं होती हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, एक वृत्त में बहुत सारी त्रिज्याएं होती हैं। देखिए इस तरीके से बहुत सारी त्रिज्याएं हो सकती हैं एक वृत्त के अंतर्गत। लेकिन क्या क्या सर ये सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं? हाँ बेटा, ये सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। ये बराबर क्यों होती हैं बच्चों? ये त्रिज्याएं आपस में बराबर इसलिए होती है, अगर मान लीजिए हमने यहां पर त्रिज्या बढ़ा दी तो ये बिंदु यहां से हटके यहां आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। मान लीजिए हमने त्रिज्या कम कर दी तो ये वृत्त की परिधि पर ना होकर बिंदु कहां होगा, वृत्त के अंदर होगा। तो ऐसी कंडीशन में वृत्त नहीं बन पाएगा। इसलिए प्यारे बच्चों एक बात याद रखिएगा कि एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती हैं, एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं होती हैं। क्या सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं? हाँ, सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं। इसके बाद चौथा टॉपिक है प्यारे बच्चों व्यास। व्यास क्या होता है? त्रिज्या की परिभाषा आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वैसे बहुत आसान है, मैंने समझा दिया, उसको सुन के आप लिख सकते हैं कि यदि हम केंद्र और परिधि के किसी बिंदु को मिला दें, लिख लीजिए, केंद्र व परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। कौन सी त्रिज्या है भाई? देखिए, जैसे हमने ये स्थिर बिंदु हो गया और इसको केंद्र और परिधि के किसी बिंदु से मिला दिया, तो ये क्या कहलाएगी? ये हमारी त्रिज्या हो जाएगी। चलिए, त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों। इसके बाद अगला टॉपिक है व्यास, रेडियस के बाद अब अगला टॉपिक है क्या? व्यास, डायामीटर। अगर मान लीजिए हमने कोई वृत्त बनाया, इस तरीके से कोई वृत्त बनाया और ये इसका केंद्र है, अगर हम ऐसी रेखा खींचें, एक ऐसी जीवा खींचें जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए, जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए, अगर इस केंद्र का नाम O कह दें और इस सिरे का नाम A कह दें, इस सिरे का नाम B कह दें, तो आप देखिए वृत्त की परिभाषा, व्यास की क्या परिभाषा होती है। यदि एक ऐसी जीवा खींचे जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए और व्यास मतलब वृत्त की परिधि के दोनों बिंदुओं को टच करे, तो जो जीवा होगी वो वृत्त का व्यास होगा। तो वृत्त की व्यास की परिभाषा हो गई कि वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए, वृत्त का व्यास कहलाती है। या दूसरी परिभाषा हम कह सकते हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। तो ये व्यास हो गया, ठीक है। अब
त्रिज्या और व्यास में संबंध क्या होता है? व्यास देखिए, अगर हमने ए से लेके ओ तक की दूरी को त्रिज्या आर कह दिया और ओ से बी तक की दूरी इधर भी त्रिज्या आर हो गई, और यहां से ए से बी तक की दूरी कंप्लीट दूरी जो है अगर डी हो, तो सूत्र क्या बनेगा? व्यास और त्रिज्या में संबंध। देखिए ए और बी, ए बी बराबर, एक बार में नाप लो या टुकड़ों में नाप लो, ए से ओ तक की दूरी को ए ओ प्लस ओ से बी तक की दूरी को नाप लो ओ बी। देखिए ए से बी तक की दूरी डायरेक्ट दूरी जो है वो डी है, और ए से ओ तक की दूरी आर है। इसी प्रकार ओ से बी तक की दूरी आर है। अब आर और आर जुड़ जाएगा, 2r हो जाएगा, इधर डी। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। ये क्या है सर? ये प्यारे बच्चों त्रिज्या और व्यास में संबंध है। ये त्रिज्या और व्यास में संबंध है। क्या संबंध निकला? इसे हम कह सकते हैं कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। तो किसी भी वृत्त का व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, और त्रिज्या वृत्त के व्यास की आधी होती है। कैसे? देखिए यहां से यहां तक की दूरी a, अब भाई r इधर है, r इधर है, तो ये r और इधर से r और इधर से r को 2 बार जोड़ा गया तो d के बराबर हुआ। r को 2 बार जोड़ा गया तो d के बराबर हुआ। इसका मतलब जो है व्यास त्रिज्या का दुगना है और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। अगला टॉपिक है प्यारे बच्चों नंबर 5 टॉपिक, जीवा। ये जीवा क्या है? ये जीवा क्या है भाई? अभी पता चलता है, देखते हैं जीवा क्या है। मान लीजिए हमने कोई एक व्रत बना लिया, ठीक है? क्या बनाया? एक व्रत बना लिया। प्यारे बच्चों अगर हमने कोई एक व्रत बना लिया और एक ऐसी इस व्रत के अंदर रेखा खींचें जो कहीं भी अंदर से वृत्त की परिधि के कोई से 2 बिंदुओं को छुए, वह रेखा जो वृत्त को अंदर से 2 बिंदुओं को स्पर्श कर रही है इस तरीके से, तो ये जो होगी रेखा वो जीवा होगी। सर जीवाएं कितनी होती हैं? हम जीवा की परिभाषा एक बार रिपीट करते हैं। वृत्त को 2 भागों में बांटने वाली रेखा अंदर से। देखिए जब वृत्त को 2 बिंदु पर स्पर्श कर रही है अंदर से, ऐसे इस तरीके से कहीं से मिला दें, चाहे ऐसे मिला दें, चाहे ऐसे मिला दें, चाहे इस तरीके से मिला दें, तो ये सभी जीवाएं हैं। तो क्या सर एक वृत्त में कितनी जीवाएं होती हैं? एक वृत्त में बच्चों अनेक जीवाएं होती हैं। क्या सर ये आपस में बराबर होती हैं? नहीं, एक वृत्त की सभी जीवाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं। हाँ प्यारे बच्चों एक कंडीशन से ये बराबर हो सकती हैं। सर वो कौन सी कंडीशन है वो भी बता दीजिए। बिल्कुल बताते हैं। जैसे हमने कोई एक व्रत बना लिया और हम एक ऐसी जीवा खींचे जो प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अगर उसके केंद्र से होकर जा रही है। किसके केंद्र से जा रही भाई? वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है। अगर कोई जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है, चाहे ऐसे जाए या ऐसे जाए या ऐसे जाए, हर बार केंद्र से होकर जाए तो ये व्यास होगा। और प्यारे बच्चों ऐसी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए, यही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। तो सर ये बताइए आपने कितने व्यास बना दिए? क्या एक से ज्यादा व्यास होते हैं? हाँ प्यारे बच्चों, जिस तरीके से एक वृत्त की एक से ज्यादा त्रिज्याएं होती हैं, ठीक इसी प्रकार एक वृत्त के एक से ज्यादा व्यास होते हैं। तो सर क्या ये व्यास छोटे बड़े हो सकते हैं? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये व्यास जो होते हैं किसी भी वृत्त के, एक वृत्त के लिए जितने भी व्यास खींचे, जैसा कि मैंने इसमें आपको बताया है, कई व्यास खींचे गए हैं, ये सभी व्यास आपस में बराबर होते हैं। तो दोबारा से एक बार रिपीट करते हैं पूरा टॉपिक कि वृत्त क्या होता है।
वृत्त उन असंग बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जो एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित होते हैं। स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। और त्रिज्या क्या होती है? स्थिर बिंदु और परिधि के किसी बिंदु को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। परिधि क्या होती है? ये जो गोल चक्र का आप देख रहे हैं, इस गोल चक्र का की पूरी लंबाई वृत्त की परिधि होती है। और वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है 2πr। रेडियस क्या होती है सर? रेडियस भी रिपीट कर देते हैं त्रिज्या को। अगर हम केंद्र और परिधि के किसी भी बिंदु को मिला दें, केंद्र और परिधि के किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। इस स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। सर व्यास किसे कहते हैं? व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, या हम दूसरी परिभाषा इसकी कह सकते हैं कि वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए मेरे प्यारे बच्चों, वृत्त का व्यास कहलाती है। सर एक वृत्त में कितने व्यास होते हैं? एक वृत्त में अनेक व्यास होते हैं। क्या सभी व्यास बराबर होते हैं? मेरे प्यारे बच्चों सभी व्यास आपस में बराबर होते हैं। सर ये क्या है? ये प्यारे बच्चों एक जीवा है। एक वृत्त में कितनी जीवाएं होती हैं? एक वृत्त में अनेक जीवाएं होती हैं। क्या सब आपस में बराबर होती हैं? हाँ मेरे प्यारे बच्चों, एक वृत्त की सभी जीवाएं आपस में बराबर जब हो सकती हैं जब वो व्यास हो। अगर व्यास नहीं है तो जीवाएं आपस में बराबर नहीं होंगी। मैं समझता हूं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो प्यारे बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला टॉपिक है 6 नंबर, स्पर्श रेखा। ये क्लास 10th के लिए है, क्लास 10th में है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा टेंजेंट, जैसा कि नाम से पता चला स्पर्श, स्पर्श करना, टच करना, बहुत हल्का से टच करना, छूना, स्पर्श रेखा। तो जैसे वृत्त बना लीजिए, एक वृत्त बना लिया बच्चों। अब हम इस वृत्त पे एक ऐसी रेखा खींचें बिल्कुल एक पॉइंट पे जो इसको स्पर्श कर रही हो, इस तरीके से एक ऐसी रेखा खींचें जो वृत्त को एक पॉइंट पर स्पर्श कर रही हो, इस तरीके से वृत्त को एक पॉइंट पर स्पर्श कर रही है। ये वृत्त का केंद्र है O, और इसकी परिधि के किसी एक पॉइंट पे, मान लीजिए P पॉइंट पे वृत्त की स्पर्श रेखा, ये A और B कोई स्पर्श रेखा है जो वृत्त को एक पॉइंट पर स्पर्श कर रही है। तो स्पर्श रेखा की परिभाषा हुई वह रेखा जो वृत्त को किसी एक बिंदु पर स्पर्श या प्रतिच्छेद करे, स्पर्श रेखा कहलाती है। प्यारे बच्चों दोबारा से इसको समझा देते हैं। एक हम वृत्त खींचे, कोई सा भी, क्या खींचे? एक वृत्त खींचे, और इस वृत्त को ऐसे स्पर्श करती हुई एक लाइन खींचे जो सिर्फ इसको मात्र एक पॉइंट पर काटे, सिर्फ एक पॉइंट पर काटे, एक पॉइंट पर टच करे, एक पॉइंट पर स्पर्श करे, तो वो रेखा स्पर्श रेखा होगी। यह रेखा क्या हो जाएगी? ये स्पर्श रेखा हो जाएगी, स्पर्श रेखा। सर ये बताइए, जिस बिंदु पर आपने P लिखा है, इस P पॉइंट को क्या कहते हैं? अभी बताते हैं। इस P पॉइंट को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों स्पर्श बिंदु। क्या बोलेंगे इसे? स्पर्श बिंदु। तो सर एक बार रिपीट कर दीजिए दोबारा से, तो और ज्यादा मजा आ जाता है। कोई बात नहीं, रिपीट कर देते हैं। प्यारे बच्चों, वह रेखा जो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, एक बिंदु पर टच करे या एक बिंदु पर स्पर्श करे, वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। समझता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगला पॉइंट है हमारा 7, छेदक रेखा। बहुत बढ़िया टॉपिक है, छेदक रेखा। छेदक
जैसा कि नाम से पता चल रहा है, छेदक, छेद करने वाला, छेद करने वाला। भाई देखिए, एक वृत्त बना लिया और इस वृत्त से क्या किया हमने, एक ऐसी रेखा खींच दी जो इसको छेद करती हुई जाए, छेद करती हुई जाए। कहां कहां पर छेद कर दिया भाई इसने एक ए पॉइंट पे कर दिया, एक बी पॉइंट पे कर दिया। वह रेखा जो वृत्त को एक से ज्यादा बिंदु पर प्रतिच्छेद करे क्या कहलाएगी, छेदक रेखा कहलाएगी। वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे छेदक रेखा कहलाती है। आइए समझते हैं इसको। ऐसी रेखा खींचे जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, छेदक रेखा कहलाएगी। तो ये रेखा हो गई छेदक रेखा, ये छेदक रेखा हो गई। अभी हमने क्या समझा, स्पर्श रेखा, वह रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करे स्पर्श रेखा होगी। वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटे, जैसे यहां पर काट रही है और यहां काट रही है। वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, जैसे यहां कर दिया प्रतिच्छेद, यहां कर दिया, तो ये छेदक रेखा कहलाएगी प्यारे बच्चों। इसके बाद अगला टॉपिक है चाप। चाप, आर्क। ये चाप क्या होती है? जैसे प्यारे बच्चों, ये जो वृत्त होता है इसकी जो गोल चक्रिका होती है, ये जो वृत्त है इस वृत्त का ये केंद्र है, ये जो गोल चक्रिका है, इस गोल चक्रिका में से अगर हम कोई सा थोड़ा हिस्सा काट लें, जैसे यहां से और यहां से इतना हिस्सा हमने काट लिया, इधर ले लिया, तो ये हो गया चाप। इस गोल चक्रिका जो होती है, ये जो गोल गोल चक्रिका दिख रही है, ये परिधि दिख रही है, इस परिधि का या इस गोल चक्रिका का कोई सा हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा, जैसे मान लीजिए यहां से और यहां से कट कर लें, ये हिस्सा कट कर लें, तो ये चाप होगी। ये क्या होगी? चाप। जैसे मान लीजिए यहाँ ए लिखा है, यहाँ बी लिखा है, तो ये चाप ए भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जैसे इस तरीके से ये गोल, ये है, एक ए है, ये पॉइंट बी है, इस वृत्त का कोई हमने भाग ले लिया गोल चक्रिका का, तो हम इसे बोलेंगे चाप ए बी। अगर हम ए बी के ऊपर इस तरीके से बार लगा दें ये गोल करके, तो ये चाप हो जाएगा ए बी। तो मैं समझता हूं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी सभी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और कोई क्वेरी है, कोई समस्या है, आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो आप हमें कमेंट करके अपना टॉपिक बता सकते हैं कि सर हमें ये टॉपिक समझना है। थैंक यू।